नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्टदेव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कक्षा संचालित की जाती है। प्रत्येक सोमवार को हम लोग अभ्यास कक्षा का आयोजन करते हैं। यह एक जातिका की कुंडली है जिसका डेट ऑफ बर्थ 1997 है। महीना, तिथि, दिन, समय आप लोग लग्न कुंडली से भी निर्धारित कर सकते हैं। जन्म वर्ष 1997 का है। वर्तमान में जो अभी दशाएं चल रही है, चंद्रमा की महादशा चल रहा है, उसमें देवगुरु बृहस्पति की अंतरदशा चल रही है। यह देवगुरु बृहस्पति की अंतरदशा दिसंबर 2025 तक चलेगी, यानी कि अभी साल भर तक चलने वाली है। उसके बाद में यह दशा बदलेगी। जैसा कि आप लोग पूर्व में समूह में भी आप लोगों ने देखा, यह शेयर किया गया था, यह बतलाया गया था, लिखा गया था कि अभी शादी करीब साल 1.5 साल पहले हुआ है। वैवाहिक जीवन में काफी समस्याएं हैं। आखिर क्यों है? इस पर भी आप सबों को विचार देने हैं। पहला प्रश्न तो यह है। दूसरा प्रश्न यह है कि यह जातिका किस क्षेत्र की नौकरी की तैयारी करे। अभी वैसे यह जातिका सिविल सर्विसेज की नौकरी की तैयारी कर रही है। उन्होंने एग्जाम के लिए फॉर्म भी भरा है। तो किस क्षेत्र के लिए यह तैयारी करे कि सफलता मिले, नौकरी होने की संभावनाएं बने, बलवान हो। तो दोनों प्रश्न में से किसी भी प्रश्न पर कोई भी सदस्य अपने विचार दे सकते हैं। प्राथमिकता किसी एक प्रश्न की नहीं है। हाँ, एक सदस्य एक बार में किसी एक ही प्रश्न पर अपने जवाब देंगे। यदि वह दोनों प्रश्न पर अपने विचार देने चाहते हैं तो दूसरी बार में देंगे। नियम यह होगा, नियम यह रहेगा कि जैसा कि पूर्व से भी हम लोगों का नियम है कि जब भी अभ्यास कक्षा आयोजित होती है तो सभी सदस्य अपने अपने विचार भी देते हैं, एवं जिनको अपना विचार देना होता है अपने हैंड राइज करते हैं, और उनकी जब बारी आती है, उन्हें जब बोलने के लिए कहा जाता है तो अपनी बातों को वो रखते हैं। अब हम सभी सदस्यों को आमंत्रित करते हैं कि जिन जिन सदस्यों को अपनी वाणी रखनी है, अपने विचार देने हैं इन दोनों प्रश्नों में से किसी भी एक प्रश्न पर या दोनों प्रश्न पर, तो अपने अपने हैंड राइज करें। अभी तक 3 सदस्यों ने हैंड राइज, 4 सदस्यों ने किए। इस कक्षा में तो सभी सदस्यों को हैंड राइज करनी चाहिए, क्योंकि यह कक्षा पुरानी कक्षा है, चल रही है। सभी सदस्य आप लोग कुछ ना कुछ प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम संजय कुमार ओझा जी की तरफ से। संजय कुमार ओझा जी, आप अपनी विचार को रखें कि आप किस प्रश्न पर पहले आप अपना विचार देना चाहेंगे। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। इस वर्ग में जो भी उपस्थित विद्वान हैं सभी को मेरे तरफ से प्रणाम है। मैं अभी दाम्पत्य जीवन के बारे में ही कुछ विचार देना चाहूंगा। जो दाम्पत्य जीवन में उत्पन्न कुछ बाधाएं दिखाई दे रही है, मुझे मेरा जो अनुभव है मैं उसी पर शेयर करूंगा। अगर आदेश हो तो मैं शुरू करूं। हाँ जी, शुरू किया जाए। गुरुदेव, तुला लग्न की जन्म है। लग्नेश लग्नेश शुक्र केंद्र में बैठे हुए हैं। तो लग्नेश केंद्र में बैठे हुए हैं, इससे शुभ दिखाई देता है। लेकिन दाम्पत्य जीवन का विचार सप्तम भाव से किया जाता है, जिसका मालिक मंगल है, और सप्तम भाव से 8वें भाव में जाकर स्वगृही होकर के बैठे हैं।
गुरुजन के द्वारा पढ़ाए गए हैं या ऐसे भी भाव से 8वें भाव में जाकर कोई ग्रह बैठ जाता है तो भौत भाव के हिसाब से अष्टम का दोष लगता है। अष्टम भाव से में जाने से एक तो मंगल इनका सप्तमेश है और अष्टम भाव में जाकर बैठ गए हैं, जिससे इनकी दाम्पत्य जीवन में परेशानी है। और द्वितीय भाव से देखा जाए तो इनका सप्तम भाव जो है खष्टम पड़ रहा है, जिससे दोनों तरफ से, एक तरफ से अष्टमेश हो गया और दूसरे तरफ से खष्टम भाव हो गया, तो खष्टम और अष्टम दोनों जो होता है दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं होता है। मैं अपना विचार इतना ही दूंगा। चलिए ठीक है। इसके बाद में अच्छा, इस प्रकार की समस्याएं हैं और यदि आपके पास में यही कुंडली फलादेश के लिए जाए तो आप कुंडली वाले को आप अपने तरफ से क्या परामर्श देना चाहेंगे? गुरुदेव, यहाँ तो हमारे नजर में मंगल ही दूषित लग रहे हैं और मंगल और चंद्रमा भी राहु से ग्रसित है, तो चंद्रमा और मंगल का अगर विचार किया जाए, गुरु भी वक्री होकर के बैठे हैं और नीच का होकर बैठे हैं और गुरु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशाएं चल रही है, वह भी जातक के लिए नुकसानदेह है। और वक्री गुरु को अगर बलवान किया जाता है तो और नुकसानदेह होंगे। तो चंद्रमा को और मंगल पर विचार किया जाए, मेरे समझ से उनको ठीक चलिए किया जाए। चलिए, आपने अभी एक वाक्य कहा कि सप्तमेश अपने भाव से 8वें हैं। सप्तमेश 8वें भाव में बैठा हुआ है। इस प्रश्न को सभी सदस्य नोट करें और इस प्रश्न पर दोबारा चर्चा अंत में की जाएगी। चलिए, इसके बाद में हम आमंत्रित करते हैं दीपक बग्गा जी को। दीपक बग्गा जी, आप अपना विचार गुरु जी रखें। प्रणाम। गुरु जी प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरु जी पहली बार बोलने लगा हूँ तो आपसे आज्ञा चाहता हूँ। हाँ जी, अपनी बात को रखा जाए। हम लोग तो यहाँ पर सीखते हैं ना, कोई फलादेश थोड़े कर रहे हैं। सीखने के लिए हाँ तो जी। थोड़ी सी त्रुटियां होती ही रहती है। अच्छी तुला लगन की कुंडली है और राशि सिंह है और लगनेश लगन में ही स्वागरी होकर बैठा है, ये तो मेरे को ठीक लग रहा है। और दूसरा भाव वाणी का है, कुटुंब का है और उसमें मंगल क्रूर ग्रह बैठे हैं, इससे जातिका की वाणी में क्रोध जरूर होगा, ये भी समस्या हो सकती है इनकी तरफ से। फिर गुरु जो वक्री बैठे हैं नीच के होकर चौथे भाव में, ये सुख भाव है, घर का माहौल भी है ये तीसरे और छठे के मालिकों के चौथे वक्री होकर बैठे हैं, वो भी नीच के। एक तो मेरे को ये लग रहा है। और उसके बाद चौथे भाव का जो कारक है चंद्रमा और बुध, चंद्रमा भी राहु से युत है, वो उसमें पक्ष बल में भी कमजोर है चंद्रमा, उसमें चंद्रमा इनका मन परेशान रहता होगा। और बुध भी 12 में भी बैठे हैं, एक ये नेगेटिव पॉइंट ये आ गया। दोनों कारक भी नेगेटिव ही है। और द्वादश भाव में जो हाँ बेडरूम का सुख हम देखते हैं, उधर गर्म ग्रह सूर्य बैठा है, उसके कारण वो भी ना ले पाते होंगे ये। और D9 में भी बुध अष्टम भाव में बैठा है, इससे आकस्मिक जो वाणी है इनकी जातिका की, इसका प्रभाव होता होगा इनकी दाम्पत्य जीवन में D9 के हिसाब से। और मेरे हिसाब से ये गुरु चंद्रमा और बुध, ये तीनों का उपाय किया जाए। जैसे गुरु को अगर कमजोर करें दान करके, और चंद्रमा के लिए भोले शंकर का, शिव जी शिव पार्वती की पूजा करके चंद्रमा को बल मिले, और बुध के लिए गणपति की पूजा, मेरे हिसाब से ये 3 उपाय हो तो ये दाम्पत्य जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। बस गुरु जी इतना ही आता है मेरे को।
चलिए जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। अब इसके बाद में हम जयप्रकाश जी को आमंत्रित करते हैं कि जयप्रकाश जी अपनी बात को रखें। जयप्रकाश जी। गुरु जी प्रणाम। एक मिनट ये बंद कर दो गुरु जी। एक 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 मिनट गुरु जी। हाँ, गुरु जी प्रणाम, सभी विद्वजनों को प्रणाम। गुरु जी में जो दाम्पत्य जीवन में जो दिक्कत है वो थोड़ी सी नजर आ रही है इस कुंडली में। मैंने देखा गुरु जी, सबसे पहले तो मैंने इनको ये देखा कि इनका जो जन्म आपने बताया कि 1997 का है, और जन्म में जो इनका नक्षत्र आता है वो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र आता है, और मेरे हिसाब से इनको जो शुक्र की जो दशा मिली है वो 18 साल के आसपास की मिली है जब इनका जन्म हुआ। इनका जन्म जो मैंने अपने हिसाब से कैलकुलेट किया है वो 27-28 सितंबर 1997 त्रयोदशी कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन का जन्म चौथे के आसपास हुआ है। इनका जन्म सुबह का जन्म है इनका, जो मैंने कैलकुलेट किया है। शादी इनकी 2022 में 25 साल की उम्र में हुई। अब इनका लगन लग्नेश देखते हैं तो गुरु जी सबसे पहले तो लगन के अंदर मालव्य योग बन रहा है। शुक्र बैठे हुए हैं, अपनी राशि में बैठे हुए हैं, स्वराशि के अंदर बैठे हुए हैं, 26 डिग्री के हैं। और क्या कहते हैं, मूल त्रिकोण राशि जो होती है शुक्र की वो 0 से 5 डिग्री पर होती है, लेकिन ये अपनी अपनी स्वराशि के हैं। मालव्य योग बन रहा है जो बहुत शुभ है और लगन को बहुत मजबूत कर रहा है गुरु जी। बाकी अभी पीछे आपने पढ़ाया था कि जब हम लगन और चंद्रमा और सूर्य के अंशों को जोड़ कर भी देखें, उससे पता लगता है कि जो जातक है या जातिका जो भी है उनके वो किस भाव में जा रहा है। तो जब मैंने सूर्य लगन और चंद्रमा का योग किया इनके अंशों का, और उसमें सूर्य के उस अंश को घटाया, तो वो लग्न भाव में ही आ रहा है। इनका मतलब लग्न बहुत मजबूत है, जातिका को सुख साधन संपन्न सब चीजें मिल रही हैं, ये लग रहा है। इस बात से, इस बात की इनको है, क्योंकि इनका जो लग्न है तुला राशि का है। लेकिन दिक्कत थोड़ी सी ये है गुरुजी इसके अंदर कि इनका लग्न 29 डिग्री का हो गया और मृत अवस्था हो गई। एक तरीके से देखा जाए तो विषम राशि है, मृत अवस्था हो गई है, वायु तत्व है, लेकिन फिर मालव्य योग बना हुआ है, अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और लग्नेश अपने घर से क्या कहते हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं। अगर D9 में भी देखें गुरुजी हम जाकर के, तो लग्नेश जो है वो क्या कहते हैं D9 के अंदर वो 12वें भाव में आ गए। थोड़ा सा दिक्कत का काम है यहाँ पर, थोड़ी सी बात दिक्कत है, लेकिन फिर भी ठीक लग रहा है मामला। इसमें ऐसी लग्नेश लग्न में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इनके जीवन साथी के भाव में आता हूँ तो वो है सप्तम भाव। सप्तम भाव में है अग्नि तत्व राशि, मेष राशि, उसके स्वामी मंगल दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, मांगलिक भी है जाति का जो है। और अगर मांगलिक है और यहाँ पर जो है मंगल जो है वो अपने स्वराशि में तो बैठे हुए हैं, लेकिन अग्नि तत्व राशि में थोड़ा सा ऊर्जा ज्यादा होती है, उसकी वजह से जो है दिक्कत रहती है इनकी इनको दिक्कत थोड़ी सी। और ये जो लग्नि जो सप्तम भाव है गुरुजी, वो इनका पाप कर्तृ योग में भी है। इनका पाप कर्तृ उसमें भाव में आ रहा है, वो 7वां भाव जो आ रहा है, तो इनको सुख साधन तो सब कुछ मिल रहा है, आय भी अच्छी है इनके। लेकिन वाणी में इनको, क्योंकि 8वें भाव में बैठे हैं, तो वाणी में कहीं ना कहीं इनका थोड़ा सा क्रोध भी है इनके अंदर। ये मान लगती है इस बात से हमें कि वाणी में क्रोध है, और जो है ऊर्जा इनकी बढ़ रही है ज्यादा, तो वाणी में क्रोध है इस बात के लिए। अब जो इनकी वैवाहिक जीवन में जो सबसे बड़ी समस्या मुझे लग रहा है कि इनके जीवन साथी के साथ इनका सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, क्योंकि वहां पे मंगल है, अग्नि तत्व है, दिक्कत दे रहा है। वो एक कहीं ना कहीं सामंजस्य बनाने की दिक्कत हो रही है। दूसरी बात, मुझे नहीं पता गुरु जी की जातिका जो है इनको भी गर्भधारण हुआ या नहीं हुआ है। ये भी ऐसा लग रहा है कि शायद इनको गर्भधारण में कोई समस्या हो, मैं नहीं कह सकता, मैं शायद मैं कह रहा हूँ इस बात के लिए, क्योंकि इनके इसमें देखा जाए कि 5वें भाव में इनका जो शनि है वो योग कारक है। शनि जो इनका योग कारक हो गया गुरु जी। और शनि इनका बैठा कहाँ है, शनि 6ठे भाव में जाके बैठा हुआ है, मीन राशि के अंदर बैठा हुआ है। और देखें तो अगर ये जब योग कारक है तो 5वें से अगर जो इनका चौथा भाव में शनि की जो राशि है वो 12वां घर बन गया, एक तरीके से देखा जाए वो इनको दिक्कत कर रहा है कहीं ना कहीं जा करके। तो अब 5वें भाव से अगर हम और आगे बढ़ते हैं, 5वें भाव का भावक भाव हम लेके चलें, तो मालूम पड़ता है कि जो इनका 9वां भाव है वो 9वां भाव के अंदर भी वायु तत्व की राशि आ गई है, बुध है। और बुध जो है इनका उच्च का है, लेकिन वो बैठा हुआ है 12वें घर के अंदर, तो सूर्य के साथ है। वैसे तो
क्या कहते हैं, बुध आदित्य योग बन रहा है यहाँ पर, सूर्य के साथ है, लेकिन बुध जो है, बुध की जो डिग्री है वो 1 डिग्री है, तो वो भी एक तरीके से सम राशि में मृत अवस्था के समान ही, एक तरीके वो भी देखा जाए तो बुध जो है 1 डिग्री का है, तो इसलिए बुध का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं इनको मिल पा रहा है, मुझे लग रहा है। बुध आदित्य योग भी बन गया है। अब इनका संतान कारक ग्रह जो है बृहस्पति, गुरुजी वो नीच का है, वक्री है, पृथ्वी तत्व राशि के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। अब वो तृतीयेश और षष्ठेश भी है साथ में, तो उसमें जो है अब वो देख किसको रहा है, गुरु जो है वो इनके 10वें भाव को देख रहा है, और क्या कहते हैं इनके जो है 12वें भाव को देख रहा है गुरु जो है यहाँ होकर के। तो संतान कारक गुरु, अगर इसमें नवमेश D9 में जाके हम देखें गुरुजी, तो D9 के अंदर गुरु इनका लग्न में आ गया, तो लग्न में आने से गुरु थोड़ा स्थिति तो ठीक हुई है, गुरु की D9 में आने से लग्न में बैठा है, तो स्थिति तो ठीक है, वायु तत्व राशि के अंदर है, आकाश के अंदर है, आकाशीय चीज है इनको, मतलब अगर जैसे ये इनको घर वर की दिक्कत हो, थोड़ा सा ऊंचे में इनका जो फ्लैट लें तो वहां थोड़ी इनको आसानी हो सकती है थोड़ी चीजों की, ये एक अच्छा इनके लिए साइन है यहाँ पर देखा जाए तो। गुरुजी इसमें 2 चीजें तो मेन तौर पर ही है। अब आपने जो D24 दिया है वो शिक्षा के लिए, तो मैं फिर उस पर बाद में बोलना चाहूंगा। अभी मुझे 2 समस्या नजर आ रही है मेन तौर पर यहाँ पर। धन्यवाद गुरुजी। अच्छा, आपके लिए उपाय क्या किए जाएं? गुरुजी उपाय तो मेरे को ऐसा लगता है कि मंगल तो इनका बहुत तेज है, तो मंगल का उपाय तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन चंद्रमा का उपाय, क्योंकि चंद्रमा इनके 11वें घर में बैठा हुआ है और राहु के साथ में है, तो चंद्रमा का उपाय इनको करना चाहिए। और इसमें जो है इनको जल, जैसे कहते हैं कि पानी में हल्दी डाल के जल में जैसे प्रवाहित कर दें, इस चीज से तो इनको वो थोड़ा उससे इनको शांति मिल सकती है कहीं ना कहीं जाकर। तो चंद्रमा को देखा जाए, चंद्रमा यहाँ पे जी, हम 3 कुंडलियां हैं यहाँ पर, 3 नहीं समझिए 4 जी, कुंडलियों का विवेचना कर लेते हैं। लग्न कुंडली में चंद्रमा सिंह राशि में है, नवमांश जी, कुंडली में भी चंद्रमा सिंह राशि में है, यानी कि चंद्रमा सिंह राशि वर्गोत्तम में। हो गया, वर्गोत्तम जी, हुआ। साथ ही जी, अगर अन्य वर्ग कुंडलियों को देखें तो यह D24 कुंडली में चंद्रमा उच्च का है। इसके अलावे अगर दृष्कान कुंडली की बात की जाए तो दृष्कान कुंडली में चंद्रमा जो है यहाँ अंशात्मक मान 15 है, यानी कि दूसरे दृष्कान में है, तो अपने से नवम भाव की राशि में जाएगा। यानी कि पहला दृष्कान स्वराशि होता है, दूसरा दृष्कान 5वीं और तीसरा दृष्कान 9वीं। तो दृष्कान कुंडली में भी यह मंगल की राशि में, अपने मित्र की ही राशि में है। और 10म भाव का स्वामी तो हम लोगों ने कितने कुंडलियों को देख लिया, लग्न कुंडली देखा, नवमांश कुंडली देखा, दृष्कान कुंडली देखा एवं D24 4 कुंडलियों के बारे में देखा, तो चारों कुंडलियों में चंद्रमा की स्थिति तो अच्छी है। तो जितने वर्ग कुंडलियों में लग्न कुंडली के साथ में जिस ग्रह की स्थिति अच्छी होती है, नीच के नहीं होते, शत्रु राशि में नहीं होते, अपने स्व राशि, अपने उच्च राशि, अपने मित्र की राशि में होते हैं, तो उतने मजबूत माने जाते हैं, अच्छे माने जाते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा तो जब अच्छा इस प्रकार से है, तो फिर चंद्रमा का उपाय करने की क्या आवश्यकता है? वैसे भी 11वें भाव में बैठे हुए सभी ग्रह लग्न के लिए अच्छे फल देते हैं। गुरुजी मैंने इस भाव से इसको अभी क्योंकि मैंने शिक्षा के लिए देखा D24 को, मैंने वैसे नहीं देखा इसको D24 को, इसलिए मैं शिक्षा के माध्यम से देखा। शिक्षा के लिए हम D24 को जनरली देखते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पर शिक्षा की बात नहीं, जब बात है दाम्पत्य जीवन की है तो इस पर भी विचार। हाँ, ये एक आपका कहना अच्छा है कि चंद्रमा का उपाय किया जाए, तो इसका यह उपाय बात हो सकता है कि चंद्रमा राहु के साथ में है, भले ही थोड़ी अंशात्मक मान में दूरियां हैं, चंद्रमा 15 डिग्री का है, राहु 24 डिग्री का है, 9 डिग्री का अंतर है, तो उतना ग्रहण योग नहीं हुआ, तो हल्का फल्का तो लगा ना कुछ 25% के अगर माने परसेंटेज पर भी, तो 25% तो ग्रहण दोष आया ही आया। एवं यह छीन चंद्रमा भी है, तो छीन चंद्रमा को पापी चंद्रमा, कमजोर चंद्रमा, खराब चंद्रमा कहा जाता है। अगर यह दोष भी लिया जाए, युत होता तो पूर्ण खराब होता, थोड़ा सा एक भाव पीछे है तो थोड़ा कम खराब हुआ, तैयो 50% तो खराब है, तो ये दोनों मिला के 50 और 25 75% खराब हो गया। यानी कि अच्छी राशि में होते हुए भी उतने अच्छे फल नहीं दे पा रहा है, इसलिए चंद्रमा की आवश्यकता है। यही तो होता है। और भी है हाँ कि चंद्रमा जो वो अग्नि तत्व की राशि में बैठा हुआ है, हाँ,
हाँ वो भी है, कहीं ना कहीं लगता है कि अग्नि तत्व की राशि में तो आप अग्नि से उसको ऊर्जा मिलती है कहीं ना कहीं जाकर के। यहाँ पर यह भी तो है कि चंद्रमा स्त्री ग्रह है और पुरुष राशि में बैठा हुआ है तो थोड़ा ठीक रहता है, यानी कि स्त्री ग्रह पुरुष राशि में बैठते हैं, पुरुष ग्रह स्त्री राशि में बैठते हैं तो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। जी यह भी थोड़ा ठीक अवस्था कहा जा सकता है। जी हाँ, और जब भी अभ्यास कक्षा आयोजित होती है ना, जब तर्क होता है, आपस में एक दूसरे की ज्ञान आदान प्रदान होता है, तो इस प्रकार का थोड़ा सा चर्चाएं जब चल जाती है तो और जी ज्ञान विकास होने की संभावनाओं में बल मिलता है। अभी इसके बिल्कुल बाद गुरु जी में बहुत हम, हाँ, अब इसके बाद में हम अरविंद मित्तल जी को हम आमंत्रित करते हैं कि वे अपने विचार को रखें। जी प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव प्रणाम, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। जी सबको नमस्कार। गुरुदेव, विवाह में जो वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है उसके बारे में मैं अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जो विवाह का भाव होता है सप्तम, तो वो पाप कर्तरी में शनि से, वक्री शनि से। तो पहली समस्या तो ये है। दूसरी समस्या ये है, सप्तमेश मंगल जो है वो अपने से अष्टम में गया है, और जो सप्तमेश मंगल है और लग्नेश शुक्र है वो दोनों द्विद्वादश के संबंध में। तीन बातें हो गई। चौथा जो है, राहु ने चंद्रमा को, मन को ग्रसित कर रखा है, तो मन इनका थोड़ा पीड़ित हो गया और ये अमावस्या की ओर भी बढ़ रहा है चंद्रमा, तो क्षीण हो गया। दूसरी बात यह है कि जो पांचवा जो भाव होता है वो प्रेम संबंधों का भी होता है, तो यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं। तो जातिका का जो प्रेम का जो भाव है उसमें केतु उच्च महत्वाकांक्षा को दिखाता है। तो इनको है ना, उच्च का प्रेम की इनकी महत्वाकांक्षा है, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा, क्योंकि इसका कारण ये है कि इनका लग्न जो है वो D9 में शुक्र 12वें भाव में गया है, वो वहां पे भी केतु के साथ युद्ध हो गया शुक्र। तो प्रेम की इनको कमी महसूस होती है। और जो मंगल है वो दूसरे भाव में बैठ के पति के वाणी भाव को देख रहा है, और वहां पर शनि की दृष्टि भी आ रही है, राहु की भी दृष्टि इसमें आ रही है, मंगल की तो होगी दृष्टि। तो जो पति की वाणी है ना वो एकदम कभी कभी आवेशित हो जाते हैं, आवेशित वाणी है, तो वाणी यहाँ पर दुष्प्रभाव दे रही है, उसके कारण उनके संबंध बिगड़ जाते हैं। और जो लग्न है वो भी पाप करते रही में मंगल सूत्र से, तो लग्न भी पीड़ित हो गया और सप्तम भाव भी पीड़ित हो गया। एक कारण ये है गुरुजी की जो इनका पति का कारक है उसको भी हम देख सकते हैं, गुरुदेव हैं पति के कारक, और यहाँ नीच के लग रहे हैं ये वक्री होकर, लेकिन नीच का वक्री गया उच्च जैसा फल देता है, पर है तो ये नीच का ही। और D9 में भी गुरु जो है ना उनको दिशा बल प्राप्त है, लग्न में बैठे हैं, और लग्न में जो लग्न की जो लग्न में जो राशि उदय हो रही है वो D9 के 9वें भाव की, भाग्य भाव की है। तो गुरु की स्थिति तो ठीक लग रही है, लेकिन चूंकि बुद्धि का डिग्री बल बहुत कम है, एक ही डिग्री के बुध देव हैं, तो यहाँ पर उनके भाग्य का सपोर्ट उनको नहीं मिल पा रहा है। एक कारण गुरुदेव मुझे ये भी लग रहा है कि जो है पति के जो कारक गुरु हैं वो जो चौथे भाव में जा रहे हैं, तो कारको भाव नाशा है, तो यहाँ पर है ना अपने ये सुख को कम कर रहे हैं, इनके दाम जो घर का सुख है ना उसको कम कर रहे हैं, क्योंकि ये रोगेश भी हैं। तो ये धन और वाहन आभूषण के हिसाब से तो बढ़िया है, लेकिन जीव तत्व की इसमें यहाँ पर हानि करते हैं गुरुदेव। और ये चूंकि रोगेश भी हैं तो रोग जो है ना घर में गया है इनके, और गुरु जो है जीवात्मा, जीव का कारण है, तो कोई ऐसा जीव तो जिसके कारण जो है इनको रोग, घर में रोग की उपस्थिति है। अब इनका गुरुदेव जो है अपन जैसे अगर उपायों की बात की जाए ना, तो उपायों में तो एक तो चंद्रमा को राहु से छुड़ा दें अपन, तो मतलब राहु के दान वगैरह करें, और गुरु की प्रसन्नता के लिए उनके नाम का जाप वगैरह हो ना, तो काफी इस पर असर पड़ेगा। धन्यवाद। चलिए, अच्छी बात है। अब इसके बाद में अरविंद गौर जी यदि कक्षा में शामिल हैं, उपस्थित हैं, तो वे अपने विचार को रखें। अरविंद गौर जी का भी हैंड राइज था। गुरुदेव प्रणाम।
प्रणाम प्रणाम। वैसे तो सब बता दिया है, लेकिन ये खास तौर से मैं जो बताना चाह रहा हूँ, जो इन्होंने बताया भी, राहु और चंद्रमा, लग्नेश शुक्र अपने अपने घर में बैठे हुए हैं, अच्छे हैं। दूसरा, मंगल कुटुंब भाव में जो बैठा हुआ है, ये परिवार से, खास तौर से जो परिवार है, परिवारजन से, उनसे दूर रखता है। अग्नि तत्व की राशि है। सप्तमेश भी मंगल है, जो कि इनके लिए हानिकारक बन रहे हैं। मंगल यहाँ पर हम देखेंगे, मंगल एक मिनट, मंगल देव जो D9 में है, वो संचार भाव में चंद्रमा के साथ में है। यहाँ से चंद्रमा और मंगल का जो योग बनना है, ये ठीक नहीं है गुरु जी। और D24 जो हमारी कुंडली है, इसमें मंगल देव जो बैठ गए, वो सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। इसको ये मुख्य पॉइंट हमारा यहीं पे आ रहा है गुरु जी। मंगल देव जो सूर्य के साथ बैठे हुए हैं मिथुन राशि में, D24 में, तो यहाँ पर मंगल देव दुष्प्रभाव दे रहे हैं सूर्य के साथ बैठ करके। चंद्रमा, जैसे कि अपनी आपने बताया था गुरु जी, चंद्रमा बाकी तो सब ठीक है, चंद्रमा पीड़ित तो है ही, लेकिन वहां पर चंद्रमा छठे भाव में पहुंच गए 24 में, और छठे भाव में पहुंच करके ये पीड़ित हो गए। नहीं 24 तो या विद्या के लिए, जब दूसरा प्रश्न जब चर्चा होगा उसके लिए यह बात है कि विद्या, मैं जो उसको ले रहा हूँ गुरुजी, विद्या का मतलब ये होता है ज्ञान से, ज्ञान से मतलब होता है वाणी भी आ जाए। हाँ जी, हाँ यही बात है। हाँ जी, चलिए ठीक है। हाँ गुरुजी। अच्छा, दूसरी, इनके जो शनि हैं वो छठे भाव में बैठ रहे हैं, तो ये नौकरी वोकरी के लिए तो ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन मुख्य रूप से जो पीड़ित है ना इसमें गुरुजी, राहु ग्रसित कर रहा है चंद्रमा को, और ये एकादश भाव में जो चंद्रमा बैठा हुआ है, सूर्य की राशि में बैठा हुआ है, तो ये लग्नेश के लिए अच्छे कार्य नहीं कर रहे हैं। लग्नेश कौन है? लग्नेश शुक्रदेव स्वयं। शरीर, जो शरीर है वो ठीक नहीं है इनका। शरीर का मतलब ये होता है, शरीर में सब चीज आ जाती है, हमारा मस्तिष्क भी आ जाता है। मस्तिष्क, ये भाव मस्तिष्क का भी होता है। मानसिक रूप से टेंशन लेना, बेकार की टेंशन लेना, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो खास इसमें अगर सबसे पहले जो उपाय किया जाए, तो यहाँ चंद्रमा का बल बढ़ाया जाए, और चंद्रमा बैठे हैं अग्नि तत्व में, तो चंद्रमा के लिए खास तौर से अगर चांदी का कड़ा पहना जाए, राहु को शांत किया जाए। राहु को जो नाम मंत्र होते हैं उनसे शांति होगी, आंतरिक मंत्रों से तो नहीं कर सकते हम इनको। मंगल देव अष्टम भाव, अपने नवम भाव को भी देख रहे हैं। बुधवार के दिन अगर ये हनुमान चालीसा पढ़ें, बुधवार के दिन मंदिर में बैठ करके, तो इनकी वाणी मजबूत होगी। हनुमान चालीसा पाठ करें, और मंगल देव भी थोड़ा सा जो प्रभाव दे रहे हैं जो वो कम हो जाएगा। बस गुरुजी इतना ही कहना चाह रहा हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद में हम शालिग्राम जी को आमंत्रित करते हैं। वो तो कक्षा में अभिभावक तुल्य हैं, हम लोगों में सबसे अधिक उम्रदराज हैं, तो उनके तरफ से कम 2 मिनट समीक्षा की जाए कि जितना हम लोगों ने चर्चा किया उसका निचोड़ क्या हो सकता है। उसका नमो नारायण गुरुजी, बहुत सभी लोगों ने बहुत अच्छा बताया, लेकिन एक मुख्य समस्या है, एक सूत्र है स्कूल में। ये विवाहित है क्या जाति का? हाँ जी, विवाहित है, विवाह हो चुका है, 1.5 साल पहले शादी हुई है। जैसे इसका जो विवाह, इसकी कुंडली बता रही है, सूर्य और शुक्र में, लग्नेश में और लाभेश में, दोनों में 44 डिग्री का अंतर है। तो ये अविवाहित योग गठित कर रही है। अविवाहित योग जब गठित होता है, तो यदि आपने शादी कर दी तो फिर विवाह सुख नहीं मिलना। क्यों कि चर लग्न में सूर्य बाद के सोकर सैया सुख के भाव में बैठा हुआ सैया सुख की हानि कर रहा है।
तो शादी होने के बाद ये पहला प्रभाव तो ये मिला। दूसरा ये अपना सप्तम भी उसमें है वक्री, सप्तम भी आपका पाप पीड़ित है, विवाह भाव, और विवाह के तीनों त्रिकोण, विवाह त्रिकोण 3, 7 और 11 ये राहु से पीड़ित है। और शनि जो है वो सप्तम को पाप कर्तरी दे रहा है, जबकि योग कारक है। तो ये उपाय के तौर पे लग्न भी पाप कर्तरी में है, तो खैर लग्न का तो उसके लिए पाप कर्तरी के लिए शुक्र की कितनी डिग्री है, 26 डिग्री। हाँ, इसको शुक्र को ये मजबूत करने के लिए जप करना पड़ेगा, शनि के शांति के जाप करना पड़ेगा, राहु के शांति के जाप करना पड़ेगा। और गुरु इनका अकारक है, अकारक होकर वक्री भी है और केंद्र भाव में बैठा हुआ है। तो गुरु से कोई उम्मीद नहीं, इसलिए रोज हल्दी डाल के स्नान करना, केले के पूजन करना, तो इसके वैवाहिक सुख को, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है वो अष्टम भाव विवाह सुख और सैया सुख दोनों पर है, तो और ससुराल सुख ये तीनों पर है। ये दसम भाव इसका ससुराल सुख है। तो ये गुरु के मतलब रोज हल्दी डाल के स्नान करें, केले का पूजन करें, और मतलब दूध में हल्दी, तिल और आपका कुछ मीठा डाल के और केले के जल अर्पण करें। और सूर्य की बात इसके लिए सूर्य की शांति तो कराना पड़ेगा, क्योंकि वो बाधक बन के और काफी खराब, वो शनि की भी दृष्टि है उस पर, वक्री शनि की। तो पहले शनि का उपाय, राहु का उपाय और गुरु का उपाय ये करना है। सूर्य तो अब क्योंकि उसका शांति का उपाय करें तो ये जो अविवाहित योग बन रहा है वो खत्म हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम और कोई जा रहे हैं अभी और पूर्व से लेकर अभी तक अपने विचार नहीं दे पाए हैं, तो कृपया हैंड राइज करें। हाँ, ब्रजेश कुमार पाठक जी, आपका भी हैंड राइज है, कृपया आप अपने विचार को रखें। सभी को ने बताया गुरु जी, चंद्रमा स्थिर राशि में है, तो उसका चंद्रमा स्थिर राशि में एक बार आपने पढ़ाया था, स्थिर राशि में बैठे हुए ग्रहों का उपाय नहीं करना चाहिए। हाँ, उपाय क्यों नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है, लेकिन स्थिर राशि में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ हो, लग्न कुंडली में भी बैठा है, नवमांश कुंडली में भी बैठा है, अब यहाँ पे देखा जाए कि D24 कुंडली में भी स्थिर राशि में है। अगर बात की जाए दृष्कान कुंडली में, तो यह कहाँ चला जाएगा? दृष्कान कुंडली में केवल यह चर राशि में होंगे। तो दृष्कान कुंडली से तो उपाय किए नहीं जाते हैं, उपाय किए जाते हैं लग्न कुंडली या नवमांश कुंडली, स्थिर राशि में दोनों में ही है। उपाय किए जाएंगे तो हो सकता है ठीक, लेकिन समय लगता है। लंबे दिन के लंबे उपाय के बाद में स्थिर राशि में बैठे हुए ग्रह का फल मिलता है। चर राशि में अगर है तो जल्दी उपाय दिखने में सफल मिलता है। हाँ, यदि उपाय ही करना है, आवश्यक भी है, तो जब चंद्रमा, अब यहाँ पर जो आपका प्रश्न हुआ बहुत ही उत्तम हुआ। ऐसे प्रश्न प्रत्येक दिन के कक्षा में 2-4 तो होने ही चाहिए। अगर प्रश्न नहीं होंगे तो हम लोगों का ज्ञान वर्धन कैसे होगा? तो इसका उपाय और भी है कि हम कब करें। अगर चंद्रमा का उपाय करना है तो जब चंद्रमा गोचर में चर राशि में गोचर कर रहा हो और कुंडली के शुभ भाव में भी हो, वह राशि जिस राशि चर राशि में गोचर कर रहा हो और वह कुंडली के शुभ भाव में हो, और चंद्रमा का कम से कम खराब राशि न हो, तो यहाँ पर जितने राशियां हैं, चाहे 7 नंबर की राशि हो, 10 नंबर की राशि हो, 1 नंबर या 4 नंबर, ये सभी चर राशियां हैं। जिसके लग्न चर राशि के होते हैं तो केंद्र में सभी राशि चर के होते हैं। नियम स्पष्ट है, समझ लिया जाए कि यदि कोई ग्रह नवमांश कुंडली में भी स्थिर राशि में है और लग्न कुंडली में भी स्थिर राशि में है, वैसे ग्रहों का उपाय करने पर लंबे दिन उपाय करने पड़ते हैं, फल तब मिलता है। अगर चर राशि में अगर बैठे हुए होते हैं तो उनके उपाय करने पर जल्दी प्रदर्शित फल होने लगते हैं। तो अब यहाँ पर चंद्रमा जब चर राशि में है, वह स्थिर राशि में है, तो यह जब चर राशि में गोचर करेंगे और शुभ भाव में रहेंगे
तो हम कर सकते हैं। जी। तो जब चंद्रमा जब तुला राशि के हों, चंद्रमा मकर राशि के हों, चंद्रमा कर्क राशि के हों, चंद्रमा मेष राशि के हों, चंद्रमा मिथुन राशि के हों, चंद्रमा इस राशि के हों, तो पढ़ाई दिन चंद्रमा में का बदल ही जाती लेकिन उसका हाँ सटीक उपाय तो चंद्र ग्रहण में ही संभव है। हाँ जी ठीक है, लेकिन ऐसे भी उपायों तो कई चीजों को ध्यान में मध्य में नजर रखते हुए किया जाता है। अच्छा, और इसके बाद में और कोई सदस्य यदि अपनी बात को रखना चाहते हैं तो अपना हैंड राइज कर सकते हैं, या हम अपना अब इस पर अपने विचार को दें, आप लोगों को रखें। ये गुरुजी। तो एक मिनट, एक प्रश्न उठा था, सवाल आया था कि जब सप्तमेश मंगल देव हैं और अपने 8वें भाव में हैं, यह योग अच्छा नहीं है, यह योग अच्छा नहीं है। लेकिन हमने उस समय कहा था कि इस प्रश्न को आप लोग नोटबंद करें एवं जब सभी किसी का विचार समाप्त हो जाएगा तो इस पर चर्चा हो। जिन्होंने इस बात को रखा था, अच्छी बात है, उन्होंने सही रखा था, नियम यह है। परंतु एक नियम यह भी है, इस नियम को हम दोहरा देते हैं कि यदि सप्तमेश दूसरे भाव में होता है तो दाम्पत्य जीवन में काफी दूरियां बढ़ाता है। यह सामान्य नियम है, यह सामान्य नियम है जो इस कुंडली मेरे पर में लागू फेल है, हो रही। मेरी कुंडली यही है और यही स्थिति है, रुकिए लेकिन रुकिए फेल है। ना, रुकिए ना, पूरी बात को सुननी चाहिए ना, क्योंकि इसीलिए तो हम करें। यह एक सामान्य नियम है जो सामान्यतः सभी कुंडलियों पर लागू होती है, परंतु हम लोगों ने कई बातों को पढ़ा है कि जब केवल एक सूत्र से हमारे जीवन में परिणाम नहीं बदलते, कई सूत्र जब प्रभावी होते हैं तब जाकर परिणाम परिलक्षित होता है। एक तो यह हो गया कि विच्छेदात्मक या संशय वाली या अनेक प्रकार की समस्याओं वाली जब अनेक प्रकार के योग लगेंगे तब एक समस्या खड़ी होगी, और नहीं तो हर प्रकार से अगर अच्छी स्थितियां हैं तो कुंडली में अगर एक आधे योग अगर खराब भी है फिर भी जीवन पे उतने प्रभाव नहीं पड़ते। क्या यह बात सही है या गलत है? सही है गुरुदेव। दूसरा नियम यह भी कहता है कि लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता। तो जब हम दाम्पत्य जीवन का विचार करते हैं तो 7वें भाव को जब लग्न बना लेंगे तो यह 8वें भाव में है, तो यह तो 8वें भाव के भी स्वामी है। लग्नेश यदि 8वें भाव में भी बैठता है, लग्नेश जिस भाव में बैठता है वह शुभ हो जाता है। तो भाव के लिए भावेश कभी भी अशुभ काम नहीं करते हैं, यह भी नियम है। लेकिन जब अन्य बुरे योग काफी बन रहे हों, 2 4 10 बन रहे हों, तो यह पापाग्रह भी है। पापाग्रह का काम होता है बुरे फल देना नैसर्गिक रूप से। तो इनको अपनी बुराइयां याद आ जाती है कि हमें बुरे फल भी तो देने हैं, तो फिर ऐसी हो जाता है। अब बातें स्पष्ट हुई? जी गुरुदेव। अब हम चलते हैं, हम अपनी बात आप लोगों को रखते हैं कल की चाहे आने वाली कक्षाओं में पुनः। जो यह दूसरा प्रश्न है, क्योंकि काफी समय हो गया तो कक्षा का भी समय का कुछ हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, तो दूसरे प्रश्न पर फिर कभी हम लोग चर्चा कर लेंगे। 1 मिनट जरा सा हम यहाँ से वीडियो ड्रॉप कर देते हैं और दूसरी वीडियो हम पुनः शुरू करते हैं।